हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपकी स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरह से पूछे गए थे, तो आपको कितनी लिमिट तक समझना है इस टॉपिक को। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन पेपर सेकंड के लिए तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही HESC के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 के लिए भी यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 हम देखेंगे और इस टॉपिक को ऐसे समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि NTA जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस ऐसे ही करते हैं कि आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड देखते हैं। इसके पहले भी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की काफ़ी डाल दी है वीडियो, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको ज़रूरी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, साइंटिफिक मेथड ही है, जो भी रिसर्च प्रोसेस अपनाया जाता है वो क्या होता है, साइंटिफिक मेथड ही होता है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, तो वैज्ञानिक विधि के सोपान के विषय में लुंडबर्ग कई बार आपको क्या है, इन मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से भी पूछे जाते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, लेकिन जनरली स्टेप्स वही होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। किसी बुक में वो 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में एक ही स्टेप को 2 भागों में करके बता दिया जाता है तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन प्रोसेस को ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाएंगे, किसके बाद कौन सी क्रिया होती है, तो ये आपको रिसर्च स्टेप्स में ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, लुंडबर्ग के अनुसार जो पहले बनाई, मतलब इन्होंने स्टेप्स दिए, उसमें पहले वर्किंग हाइपोथेसिस को दिया पहला नंबर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, फिर किया था द क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कलेक्ट, जो भी डाटा कलेक्शन हुआ उनको कलेक्ट किया और इनका ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर जनरलाइजेशन। ये सारे टर्म्स हम पहले समझ चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लुंडबर्ग के अनुसार हुआ। इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी परिभाषाओं के हिसाब से दिया। अब युंग ने कैसे दिया, युंग के अनुसार इन्होंने भी वही किया, फॉर्मुलेशन ऑफ ए वर्किंग हाइपोथेसिस। अब परिकल्पना हाइपोथेसिस ये क्या होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग स्टेप्स देख लीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा इन्होंने दिया ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। देखिए, सिमिलर ही है, उनका भी जो पहले हमने पढ़ा वो भी वैसा ही था। अब तीसरा है लिखित तथ्यों का श्रेणियों या अनुक्रम में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जो रिकॉर्डेड डाटा था उसका सीरीज और सीक्वेंस में इसका वर्गीकरण था। फिर वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। तो सामान्यीकरण सबसे लास्ट में होता है रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन होता है, इसीलिए ये देखा जाता है कि ये चीज़ व्यवहारिक रूप से समाज के लिए कितनी उपयोगी है, या जो कि इस रिसर्च प्रोसेस में नहीं भी शामिल हुए हैं उन पर भी उतना ही कारगर है या नहीं है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। ये टर्म्स मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखते हैं अब इनके अकॉर्डिंग अगर सब ऐसे ही और भी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एनालिसिस करने के बाद जो सर्वमान्य पद सबके द्वारा मानित थे वो इस प्रकार से थे, जैसे कि पहला था समस्या का चयन करना, फिर उद्देश्य और परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, शोध में प्रक्रिया विधि, मेथोडोलॉजी अब प्रक्रिया विधि के अंतर्गत, क्योंकि शोध क्या है, ये किसी चीज़ को ढूंढना नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि समस्या का समाधान किया जाता है। समस्या कैसी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, है ना, और इसको जो कि टेस्ट किया जा सके, रिसर्च की जा सके, टेस्टिंग इसकी की जा सके, ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि शोध की प्रक्रिया विधि में अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, पहले ये देखा जाता है कि आप किस फील्ड से करना चाह रहे हैं। फिर सैम्पलिंग होती है, सैंपल मतलब चुना जाता है, पॉपुलेशन से सैंपल को निकालते हैं, फिर सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अध्ययन उपकरण और सामग्री का चुनाव करना, कौन कौन से टूल से मतलब इस्तेमाल होंगे, साइंटिफिक प्लान क्या होता है, योजना क्या होती है, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या होता है, प्रदत्तों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, और विश्लेषण से परिणाम ज्ञात करना। फिर 5वां जो स्टेप है, परिणाम की व्याख्या और सामान्यीकरण। ठीक है, जनरलाइजेशन की बात ये करता है। तो जनरलाइजेशन देखिए लास्ट में है ना। कभी ये स्टेप्स आपको क्रम से लगाने को भी आते हैं, इनमें से 1-2 क्रम अगर बीच में छूटे हुए हैं तो ये आपको
जो है सीक्वेंस से लगाने को आएंगे। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इनको तोड़ फोड़ के भी दिया जाए, हैप्जर्ड तरीके से भी दिया जाए कि मेथोडोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, अब मान लीजिए मेथोडोलॉजी नहीं लिखा है और सैम्पल एंड सैम्पलिंग लिखा है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद सैम्पल एंड सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही क्रमवार लगाते चले जाना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको कि कोई रेसिपी समझनी है, ठीक है, आपको कोई चाइनीज़ डिश खाने का मन है और आपको आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आपके लिए एक समस्या हो गई है ना। अब ये समस्या हुई, अब हमारा मतलब क्या है कि हम इसको सोचेंगे पहले कि इसको हमें बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए हम देखेंगे कि ये तो हमारा फील्ड हो गया कि हमको खाने के फील्ड से हमको ये रेसिपी बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें टूल्स क्या लगेंगे, हमारा प्रोसेस क्या होगा, है ना, किस तरह से हम अब कहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे, कोई बुक हम रेसिपी की देखेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे। तो ये सारा आपका क्या हो गया, मेथड्स में आ गया, है ना। तो इस तरह से आप प्लानिंग बनाते हैं और आप फिर जो है अपने प्रोसेस को फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही होती हैं रिसर्च स्टेप्स के अंतर्गत। अब हम देखते हैं, अब इन्हीं को हम वन बाय वन समझते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ये जो टर्म्स हमने पढ़े अभी कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अब रिसर्च प्रॉब्लम मतलब समस्या का अर्थ क्या हुआ कि जैसे अब मनुष्य है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, अनेक साधनों को अपनाता है। वो आपकी किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आपके दैनिक दिनचर्या में हो सकते हैं, आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे समस्या हो सकती है, आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ समस्या हो सकती है। अभी आप नेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सर्च करोगे कि हाँ मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, कोई बुक देखनी चाहिए, कोई यूट्यूब को फॉलो करना चाहिए, कोई टीचर के पास गाइडेंस लेना चाहिए। तो इस तरह से ये आपकी समस्या है। अब अगर उसने समझा दिया, किसी बुक ने आपको अच्छे से समझा दिया या टीचर ने समझा दिया, तब तो क्या हुआ, ये साधन हो गया, आपकी समस्या का मतलब समाधान हो गया, वरना क्या है वो समस्या ऐसे बनी रहेगी। तो इस तरह से आवश्यकता होनी चाहिए, पहले तो नीड होनी चाहिए। तो मतलब आवश्यकता की संतुष्टि के साधन या मार्ग में बाधा ही समस्या है ना। तो अगर बाधा है तो वो समस्या बनी रहेगी। अब जैसे ही समस्या के समाधान के लिए साधन खोज लिए जाते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। मान लो आपने देख लिया कि हाँ ये टीचर मुझे, ये यूट्यूब चैनल मुझे मेरी समस्याओं का हल कर सकता है, मेरा समाधान हो सकता है, तो समस्या का अंत हो जाता है। तो बस यही चीज़ है कि पहले क्या होनी चाहिए, नीड, आवश्यकता, उसके बाद साधन आएंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए। आवश्यकता को सुलझाने के लिए साधन हमने लिए, जो भी कोई भी साधन हो सकते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान होता है। अब समस्या जो है, समस्या की गंभीरता इस तरह से होगी कि मतलब आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, ये नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम पे रिसर्च की जाती है, ऐसा नहीं होता है। कोई बड़ी समस्या जिसका कि मान लीजिए पहले रिसर्च हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी अब उसमें कुछ कमियां अभी लगती हैं कि नहीं और होना चाहिए, तो उसमें कुछ नई चीज़ों को खोजना, उसमें फिर नए तथ्यों को इकट्ठा करना और नया रिजल्ट निकालना। तो इस तरह से आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना ही तीव्र होगा, समस्या भी उतनी ही गंभीर होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें दो से अधिक चल राशियों में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, ऐसा कर्लिंगर जी ने कहा था। ठीक है, तो समस्या की गंभीरता आवश्यकता की ज्ञानता और साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। तो ये तो हो गया आपका समस्या। अब उसके बाद इसमें और एक चीज़ ये जानने लायक है कि मतलब अब इसमें क्या होना चाहिए कि अनुसंधान के लिए जो समस्या का चुनाव होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्षेत्र का चुनाव होगा, भाई किस क्षेत्र से आप करना चाहेंगे, ये होता है। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम। तो अब हम समस्या कहाँ से चुनेंगे अनुसंधान के लिए, तो आप कोई क्षेत्र का चुनाव करेंगे, आप किस फील्ड में अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसमें जो है रिसर्च करना चाहते हैं। अब उससे क्या करेंगे, अब उसके बारे में और जानकारी लेंगे कि इसके बारे में कुछ और भी पहले सर्वे मतलब रिसर्च हो चुका है या नहीं हो चुका है, किसने किया था, कहाँ तक किया था। तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो क्षेत्र निर्धारण के पश्चात क्या होता है, साहित्य का गहन और अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कुछ पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, पहले से जो कोई अनुसंधान कार्य हुआ है प्रीवियस रिसर्च, उसका रिव्यू लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। या फिर किसी आप जो है प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी गाइड से सलाह ले सकते हैं, तो ये हो सकता है। वर्तमान कार्य का वैज्ञानिक निरीक्षण,
मतलब ये हमेशा वर्तमान की बात होती है। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लिया जाता है कि इस समय कौन कौन सी समस्याओं के प्रति जो है हम समाधान निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। और अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है उसका स्वयं का अनुभव, वो कैसा फील करता है, किस तरह से समस्याएं प्रस्तुत करता है, कौन सी समस्याएं अच्छे से वो टैकल कर सकता है, पहले से जो किए गए कार्य हैं उनका जो है रिपीटिशन। तो इस तरह से नई जो है नई समस्या उत्पन्न हो सकती है, नया समाधान निकल सकता है। और एक्सपर्ट्स और गाइड्स भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि समस्या का चुनाव हम आराम से कर सकते हैं। अब इसके लिए सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो यही सोर्स हैं कि अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय, संबंधित साहित्य का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं समस्या के चुनाव के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं संबंधित शोध साहित्य की समीक्षा। अब ये जो अभी टर्म्स आया था रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग यही है कि साहित्य के समीक्षा में क्या होता है, दो शब्द हैं जैसे कि साहित्य और समीक्षा। तो साहित्य मतलब होता है किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जैसे कि सैद्धांतिक, व्यवहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं। तो साहित्य से मतलब ये हुआ। अब इसमें आप इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, न्यूज़पेपर और कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि रिसर्च रिपोर्ट वगैरह जो छपती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पहले कार्य हो चुके हैं, पहले किए गए अनुसंधान का अवलोकन। तो इन सब चीज़ों से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से, आर्टिकल से, इन सब चीज़ों से क्या होता है, संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाती है। समीक्षा शब्द का मतलब होता है शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना और ज्ञान को विस्तृत करके देखना कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उस रिसर्च का कोई मतलब ना हो, वो समाज के लिए कितनी व्यवहारिक है, कितनी उपयोगी है, उसका रिजल्ट ये भी जो है फाइंड आउट करता है कि ये समाज के लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हर चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने समस्या कैसी ली है। तो यही होता है कि संबंधित साहित्य की समीक्षा। अब यहाँ पर देखिए, अब परिकल्पनाओं की बात आती है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपो प्लस थेसिस मतलब हाइपोथेसिस। हाइपो का मतलब होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जा सके। थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। ठीक है, तो एक ये हाइपोथेसिस का मतलब हुआ जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब उस संभावित कथन से एक संभावित कथन लिया जाता है जो कि समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। और जो परिकल्पना होती है ये ऐसे सॉल्यूशन को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि डाटा के आधार पर की जा सके। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई इसके सूत्र नहीं है, कुछ भी इसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा का कलेक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। परिकल्पना भले ही संभावित कथन होता है, मगर जब इसका रिसर्च प्रोसेस आगे होता है तो ये क्या है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होता है। जैसे कि गुड और स्केट्स की हम परिभाषाओं के मतलब देखें तो परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या किया गया हो और जिसके अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त हो। तो मतलब इसी का जो हमने स्थायी रूप से कथन को निर्धारित किया, इसी के अन्वेषण को मतलब रिसर्च प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इसीलिए की जाती है। अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें तो अनुसंधान कार्य में परिकल्पना के क्या कार्य होते हैं कि जैसे डायरेक्शन, मार्गदर्शन का कार्य करती है। परिकल्पना अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शन करती है। ठीक है, मतलब इससे ये डिफाइन होता है कि कौन कौन सी क्रिया करनी है और कैसे करनी है। तो इस कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। पहला तो ये हुआ, डायरेक्शन हुआ। दूसरा, समस्या को सुनिश्चित करना, पिन पॉइंट करना। तो परिकल्पना समस्या को क्या है, संकुचित करती है, जिससे कि उसका विशिष्ट और निश्चित क्षेत्र स्थिर हो जाता है। इसके परिकल्पना को बनाने से क्या होता है, अनुसंधान कार्य विशिष्ट हो जाता है और अपव्यय से बचते हैं। ठीक है, टाइम भी बचता है, अपव्यय भी बचता है। तो परिकल्पना इसलिए भी बनाई जाती है। तो 2 पॉइंट हुए, मार्गदर्शन हो गया, समस्या को सुनिश्चित हो गया। फिर तीसरा आता है प्रमुख तथ्यों का चुनाव, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का सिलेक्शन करना। परिकल्पना क्या होता है, समस्या को सीमित कर देती है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सरलता होती है। चौथा है पुनरावृत्ति को संभव बनाना, मेकिंग रेप्लिकेशन पॉसिबल। जैसे कि पुनरावृत्ति अथवा पुनः निरीक्षण द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करते हैं। और अगर परिकल्पना नहीं बनी होगी तो यह पुनः परीक्षण क्या होगा, असंभव होगा। ठीक है, अगर जो रेपिटेशन हम कर रहे हैं तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसको टेस्ट करना मुश्किल होगा। पांचवा क्या होता है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है।
परिकल्पना जो रिसर्चर है उसको एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने में सहायता करती है। वो उसके उद्देश्य और क्रिया को निश्चित रहता है जिससे कि उचित मार्ग पे चलकर वो उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। तो परिकल्पना के अकॉर्डिंग ही आगे जो है सारा काम होता है। ठीक है, तो अब तक हमने इतनी सारी चीज़ों को जाना और आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आगे आप देखेंगे कि स्लाइड्स में क्वेश्चन भी है, मैंने कुछ ऐड किए हैं। ठीक है, तो इतनी वीडियो आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। अब आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट जो इसका अगला जो स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन एंड सैम्पलिंग। अब डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसर्च डिज़ाइन में शोध विधि या शोध आव्यूह मतलब स्ट्रेटजी या मेथड्स कौन से उपयोगी होंगे इसके लिए। फिर सैम्पलिंग के प्रारूप और इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। टूल्स शोध उपकरण का चयन होगा। फिर अब किसी में सांख्यिकी प्रविधियों का चयन और उपयोग, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं उनका उपयोग होता है। अब इसमें इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना जानिए कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या होता है। सैम्पलिंग क्यों करते हैं, सैम्पलिंग हम ना भी करें तो क्या होगा। तो सैम्पलिंग इसलिए की जाती है, इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है ना, अधिक शुद्ध ज्ञान होता है। क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन की या इतनी बड़ी जनसंख्या का समूह है तो उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सैम्पलिंग की जाती है। और सैम्पलिंग का जैसा समूह होगा उसी के अनुसार उसकी टेक्निक होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के लिए प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल, उसमें बहुत सारी हैं, वो आपकी आती भी हैं एग्जाम में। फिर क्या होता है, प्रशासकीय सुविधाएँ मिल जाती हैं, विस्तृत जानकारी मिलती है और संपूर्ण पॉपुलेशन का अध्ययन असंभव होता है जो कि सैंपल से संभव हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम सैम्पलिंग की टेक्निक को अपनाते हैं, यही नीड है इसकी। तो ये हो गया आपका रिसर्च डिज़ाइन एंड सैम्पलिंग। अब इसी से संबंधित एक आता है रिसर्च एथिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अनुसंधान नैतिकता। नैतिकता क्या होती है, सभी लोग जानते हैं, मोरल वैल्यूज़, मोरालिटी सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो नैतिकता क्या होता है, नियमों का एक समूह होता है जो हमारे अपने और दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है। मतलब अगर नैतिकता ना हो तो क्या होगा कि कोई भी कुछ भी करेगा, कोई उसके पास रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर नहीं होगा। इसीलिए रिसर्च में भी एथिक्स होते हैं। तो अनुसंधान नैतिकता के उद्देश्य क्या होते हैं कि मानव प्रतिभागियों, उनकी गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा और संरक्षण करना। जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, पशु हो सकते हैं, मानव हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं या पशु पक्षी हो सकते हैं, मतलब जिस पर भी रिसर्च की जा रही है तो उनको किसी तरह की नुकसान या हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल्याण और रक्षा होनी चाहिए। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान को इस तरह से निर्देशित किया जाता है कि जो व्यक्तियों, समूह या सभ्यता के कल्याण में सहायता करता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए कि वो सभी के लिए लाभकारी हो, कुछ मतलब समाज को कुछ ऐसा अच्छा आउटपुट मिले जो कि आगे उपयोगी हो। ठीक है, थर्ड है जोखिम को नियंत्रित करने, गोपनीयता की सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोपनीयता जरूर बनाए रखना चाहिए। अब वो किसी के लिए भी हो सकती है, रिसर्चर की हो सकती है, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हो सकती है। पब्लिकेशन, अगर कोई चीज़ कहीं छपने के लिए दी जा रही है तो उसको भी गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, कोई भी चीज़ वायरल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से गोपनीयता की सुरक्षा और सूचित सहमति की प्रगति जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए और उनकी नैतिक विश्वसनीयता के लिए विशेष अनुसंधान घटनाओं और योजनाओं का निरीक्षण करना। तो अनुसंधान नैतिकता को इसीलिए रखा जाता है कि नैतिकता जरूर होनी चाहिए, यही इसके उद्देश्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है जो कि बेसिक कंसेप्ट का था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और क्वेश्चंस भी देखिए सॉरी, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, किस तरह से नेट में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो संकल्पनाएं संक्रियात्मक परिभाषाओं के अधीन नहीं आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह की, तो इनको क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स, है ना। जो संकल्पनाएं संक्रियात्मक परिभाषाओं के अधीन नहीं आते हैं उन्हें परिकल्पनात्मक संकल्पनाएं कहते हैं। एस.एस. स्टीवेंस, इन्होंने बताया था कि संक्रियात्मक परिभाषा में होती है जिनका उपयोग अवधारणा को ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है सैद्धांतिक, पारंपरिक, निम्न संकल्पना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिकल्पनाओं के बारे में क्वेश्चन। अब दूसरा है, निम्नलिखित में से
शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है, मतलब शोध नैतिकता कहाँ पर ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी एंड डी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो एथिक्स से मतलब यही होता है कि जो भी परिकल्पना बनाई गई है साइंटिफिक मेथड से होनी चाहिए, उसमें कोई भी रिसर्चर का बायस मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। जो डाटा कलेक्शन किए गए हैं जो भी हैं सही हैं, गलत आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो वही होने चाहिए, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डाटा एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि हाइपोथेसिस जब आप मतलब एक समस्या कथन बना लेते हैं उसके बाद ही से तो रिसर्च प्रॉब्लम शुरू होती है, रिसर्च प्रोसेस शुरू होता है। तो प्रॉब्लम तो हमने चुन ली, अब उसके बाद परिकल्पना भी बना ली, तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि एथिक्स को अपनाया जाए, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हाँ ये आंसर है, शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है तो कौन कौन से चरण है। तो यहाँ पर देखिए समस्या का चुनाव, साहित्य की समीक्षा, उद्देश्य, परिकल्पना, शोध विधि और डिज़ाइन, ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े। तो शोध प्रक्रिया के सारे स्टेप्स हमने पढ़े, तो यहीं पर जो है एथिक्स का भी निर्धारण होता है। सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इनको सही क्रम में लगाना था। तो यहाँ पर देखिए सह परिवर्तन का कारक, टाइम ऑर्डर और सिद्धांतीकरण की संभावना, ठीक है। तो ये हम आगे आपको इसको बता देंगे कि सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किस तरह से होते हैं, ऐतिहासिक में कैसे होते हैं, मनोवैज्ञानिक विज्ञान में किस तरह से होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट के अनुसार पूछा गया है, डेविड नैचमियास द्वारा अभिज्ञात शोध प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम की पहचान करें, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं भी याद है कि किसके द्वारा कैसा दिया गया था, तो भी एक जनरल वे आप देखिएगा कि शोध की जो है रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, वैसे ही आप इनको सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है समस्या की पहचान, ठीक है, समस्या नहीं होगी तो रिसर्च किस बात की। फिर देखिए परिकल्पना बनाई जाएगी, बिल्कुल सही है ना। जनरली स्टेप्स वही थे जो कि साइंटिफिक स्टेप्स थे रिसर्च में। अब यहाँ पर डिज़ाइन होगी, डिज़ाइन के बाद क्या होगा, डाटा कलेक्शन होगा, फिर इन डाटा का एनालिसिस किया जाएगा और जनरलाइजेशन होगा। वही स्टेप्स हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा कि ये बस इनका जो नाम है डेविड नैचमियास, इनको देख के ही लगेगा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नया नहीं है। देखिए प्रोसेस स्टेप्स तो वही दिए हैं, है ना, जो कि हमने पढ़े हैं। आगे देखिए नीचे दो कथन दिए हैं, अब ये कथन और निष्कर्ष वाला है। यहाँ पर के पहला कथन है, हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। और दूसरा कथन है, समाज विज्ञानियों द्वारा कई घटनाओं का हेर फेर और नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर का चयन है। तो क्या है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो संभावनाएं हैं और इसका कहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उपयोग करते हैं, और समाज विज्ञान में हेर फेर करना कठिन है। तो इस तरह से समाज विज्ञान शोध की सभी विधा में उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार रिसर्च सिनॉप्सिस की बात कर रहा है, एक अनिवार्यता है। तो यहाँ पे इसके रिसर्च आर्टिकल में, और दूसरा बी सेमिनार एंड पेपर प्रेजेंटेड, और सी है थेसिस, ठीक है। तो रिसर्च सिनॉप्सिस कहाँ पे होती है, रिसर्च आर्टिकल में होगा, सेमिनार पेपर जहाँ प्रेजेंट किया जाएगा थेसिस में। ये हो गया आपका। यहाँ पर इसका देखिए शोध आलेख, सेमिनार पत्र और शोध प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्य तत्व है, ठीक है। अब कैसे लिखा जाता है, शोध सार जो है शोध कार्य के अनुसार क्रमिक रूप से मतलब सिस्टमैटिक वे में दिया जाना चाहिए। शोध सार सरल ढंग से लिखा होना चाहिए, ठीक है। शोध में प्रयुक्त भाषा क्या है, भाषा जो प्रयुक्त भाषा शैली का ही प्रयोग शोध सार लिखते समय करना चाहिए। और वर्तनी की शुद्धता और परिशुद्धता का ध्यान, मतलब कुछ स्टाइल्स होती हैं APA MPA इस तरह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसी शैली में लिखा जाता है जो भी सिनॉप्सिस तैयार की जाती है। इसमें विभिन्न बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिनॉप्सिस है, ये रिसर्च पेपर नहीं तैयार हो रहा है, तो थीसिस नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, सिनॉप्सिस है, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। फिर ग्राफ, तालिका चित्र और ये तुलनात्मक चार्ट को नहीं शामिल करना चाहिए। तो ये इसके कुछ जो हैं कुछ अनिवार्यताएं हैं जो कि इनको शामिल किया जाता है सिनॉप्सिस बनाते समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च और
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।